नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यूपी ट्रिपल सी 2018 वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 22/12/2018 को प्रथम पाली में। तो इसका हम व्याख्यात्मक हल करने वाले हैं। जिस तरह से हिंदी में हमने एक एक क्वेश्चन का बढ़िया से डिटेल एनालिसिस किया है। जैसे अब यहाँ पर ही दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में क्या क्या सारे स्वरों को मतलब डिफाइन किया गया है। वीडियो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसी तरह से हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे। तो आज हम लोग जीके का देखेंगे, ठीक है। हिंदी तो हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। तो हम जीके का इस बार देखने वाले हैं और बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन सामान्य जानकारी का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर होगा। तो प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम दोनों आती है। कौन रैम और रोम, ठीक है, दोनों आती है। प्राइमरी होती है रैम और रोम। देखिए रैम क्या होती है? रैम अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें डेटा अस्थायी नहीं रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है या किसी भी वजह से अपना कंप्यूटर बंद हुआ तो इसमें जितने भी डेटा हैं सब उड़ जाएंगे। इसे सेव करना पड़ता है सेकेंडरी स्टोरेज में, तब जाकर ये जो है इसका डेटा बचता है। जबकि रोम क्या है? रोम एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, अस्थायी, क्योंकि इसमें डेटा जो होता है इसमें जो है उड़ता नहीं, इसको आप इरेज नहीं कर सकते हो रोम को, ठीक है। मतलब तो इसमें ऑटोमेटिकली रोम से इरेज नहीं होता है डेटा। तो ये दोनों प्राथमिक मेमोरी हैं, लेकिन एक अस्थाई है और एक अस्थाई है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है, यानी सीपीयू से, और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी यानी वोलाटाइल मेमोरी है, जहां डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचना को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करने पर रैम में संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क ये सब सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी है, ठीक है। इन्हें सहायक मेमोरी के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है कंप्यूटर से। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वाला सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट में इसे जो है कॉम प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग मॉडल के लिए विकसित किया, ठीक है। तीसरी पीढ़ी का ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक ये इंपॉर्टेंट है GUI, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है। मतलब पहले क्या होता था, पहले हम जो है केवल लिख के जो है कमांड यूजर इंटरफेस होता है, किसी चीज़ को खोलना है तो हमें कमांड देना पड़ता था, उसी से काम होता था। तो लेकिन ये ग्राफिकल वाला है, किसी भी चीज़ पर आप क्लिक करो माउस से ऐसा कुछ, तो ग्राफिकल वाला है। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, विरोधी मतलब कोई भी आपकी गोपनीयता लेने वाला और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? अटैक सरफेस, ठीक है, अटैक सरफेस कहते हैं। हमला सतह। तो देखिए क्या होता है कि हमला सतह वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है। विरोधी मतलब जैसे हैक बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर कोई हैक कर ले तो और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, तो उसे सरफेस अटैक कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? गणितीय तकनीकों का उपयोग क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई डेटा यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ जा रहा है, तो जैसे हमने कुछ लिखा कि राम क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने लिखा राम क्या कर रहे हो, तो ये जब यहाँ से निकलेगा तुम्हारे मोबाइल से तो यहाँ XYZ 1 2 3 स्टार है जैसे में चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, मतलब इसको क्रिप्ट करना। फिर उसके बाद यहाँ पर इनक्रिप्ट होता है और फिर से राम क्या कर रहे हो में बदल जाता है। ये तो सब आप जानते होंगे। तो इसी चीज़ के बारे में ये पूछ रहा है। क्रिप्टोग्राफी सामान्य तौर पर वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी साधारण लेख को अनजान और किसी अनजान लेख को विशेष तौर पर चिन्हित किया जाता है। यह प्रक्रिया डेटा को निर्धारित और नियंत्रित करती है ताकि अन्य इसे ना देख सकें और ना ही पढ़ सकें। क्रिप्टोग्राफी न केवल चोरी या परिवर्तन से डेटा की रक्षा करता है, बल्कि उपयोगकर्ता के प्रमाणीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर की भी हम क्लास बहुत जल्द लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर 68.7 है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत। और कृषि में अबाउट 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है अभी भी, ठीक है। तो ये डेटा बहुत पुराना है, हम नया डेटा जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही जल्द। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो आपको पता होगा कि किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। जब जो है हनुमान जी से और उनसे सुग्रीव वाला कांड जो होता है, सुग्रीव वाला कांड किष्किंधा कांड है।
ठीक है। बाकी सुंदरकांड हनुमान जी वाला है। अरण्य कांड जब वनवास होता है, वनवास की स्टार्टिंग कहानी है। लंका कांड तो लंका कांड की जितनी जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ से है। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए 15वीं शताब्दी का है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है ये महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है। अवधी भाषा में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की, हाँ, जो 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ये ध्यान देना। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड है, ठीक है। उसके बाद अरण्यक कांड है जब वनवास होता है, फिर किष्किंधा कांड है जब सुग्रीव से मिलते हैं, उसके बाद हनुमान जी वाला है सुंदर कांड, फिर लंका कांड है, उसके बाद फिर लंका कांड के आने के बाद उत्तर कांड है, क्योंकि दूसरा राज्य कार्यकाल उत्तर वाला स्टार्ट होता है। फिर यही बताया गया किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, ठीक है। उसके बाद लंका कांड सबसे बड़ा है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखिए, आलू के उत्पादन में तो पहला स्थान है, एकदम कन्फर्म है। लेकिन दूध के उत्पादन में, किसके? दूध और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान से अब सेकंड स्थान पर हो गया है, ठीक है। इसमें भी अब सेकंड स्थान पर हो गया है। तो ये दूध वाला राजस्थान बाजी मार गया, राजस्थान पहले स्थान पर है। और चीनी वाला क्या हो गया है? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है, अपडेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा दरगाह शरीफ, ये किछौछा दरगाह शरीफ अम्बेडकर नगर में है। यहाँ पर सूफी संत मखदूम अशरफ जहांगीरी अशरफी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। मतलब इनका नाम है सैयद मसूफ अशरफ अशरीफी जहांगीरी अशरफी। तो ये किछौछा झील अम्बेडकर नगर में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ताल है, उसी ताल से ये घिरी हुई है दरगाह। तो ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारी गुण है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको स्किन की कोई दिक्कत है, जैसे चर्म रोग वगैरह कोई भी हो, तो बोलते हैं यहाँ स्नान करने से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी मान्यता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीमती यन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन वादक हैं श्रीमती यन राजम, साउथ इंडिया की हैं, वायलिन बजाती हैं। उनको 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन है इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो उस समय ये क्वेश्चन 2019 में अर्धकुंभ होने वाला था, इसलिए पूछा गया था। और इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। तो इसके लिए इस बार बजट में कितना 2500 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है जो है महाकुंभ के लिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देना, 2025 में होने वाला है महाकुंभ, इलाहाबाद में ही होगा, ठीक है, इलाहाबाद में ही होगा। तो और सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताते हैं। तो देखिए क्या है, इलाहाबाद 4 जगह, इलाहाबाद नहीं, महाकुंभ 4 जगह होता है। वो कौन कौन सी 4 जगह हैं? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो आपको हो सकता है ये शब्द नहीं याद आते हों, तो आप हिंदू याद रखना, क्योंकि ये हिंदुओं का ही एक मतलब जो भी आयोजन है ये हिंदुओं से रिलेटेड है। तो एच से जो है हरिद्वार, आई से इलाहाबाद, आप लोग ध्यान देना, जो है प्रयागराज मत बोलना, इलाहाबाद बोलना थोड़ा, ताकि इसमें आपका ये सेट हो जाए। और यन से नासिक हो जाएगा, और डी इसमें साइलेंट है, यू से उज्जैन, क्योंकि 4 ही जगह होता है, ठीक है, ठीक है, 4 जगह होता है केवल। तो इससे थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन है, ये तो पता होगा, क्योंकि 2019 में जो प्रयागराज में लगा था, तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ कंट्रोल करने का विश्व रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने बनाया था इस आयोजन में। और 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। किसको? कुंभ को, ठीक है, कुंभ को। और उसके बाद रामलीला को 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, अमूर्त वाले में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है? तो आपको ये पता ही होगा। बाकी अब इसमें क्या डिस्कस, कजरी है, मिर्जापुर के आसपास गाया जाता है। सोहर अवध के क्षेत्रफल में गाया जाता है, अवध के क्षेत्र में। लठमार होली वरसाना में, मुक्तया वरसाना इसका राइट आंसर होगा। वरसाना ना ऑप्शन में हो तो आप वृंदावन लगा सकते हैं, लेकिन आपको वरसाना मिलेगा। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है, मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की एक कविता संग्रह है। तो ऐसे कुछ रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में बना था, तो इसलिए ये पूछा गया था। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यूपी का जीके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी है, और देखना वहाँ पर मज़ा आ जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट डेटा ही हम वहाँ पर आपको दे रहे हैं, कोई भी जो है फालतू चीज़ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। लखनऊ देखना राजधानी है, और ये जिला राजधानी जिला है, तो यहाँ पर 5वां सबसे बड़ा है ये, तो कभी पूछ भी सकता है लखनऊ के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए गए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको पल्लिच्छ दानम कहा जाता था। पल्लिच्छ दानम किस शासक ने
भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो आपको पता होगा तुगलक वंश की नींव रखने वाला गैसुद्दीन तुगलक है। तो इसकी एक ट्रिक है, 1 मिनट लगेगा, सीख लीजिए। अगर आता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो। देखिए होता क्या है कि पहला अपना जो था वो गुलाम वंश था, तो हम लोग क्या रखते हैं, गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश, शायद सैयद, फिर लोगी, गुल खिले तो शायद लोगी। तो एक जाता है अपनी प्रेमिका के पास और फिर वो प्रेमिका उस फूल को लेती नहीं है क्योंकि वो कली रहती है। तो गुल मीन्स फूल, गुल खिले तो शायद लोगी, मतलब वो खिला नहीं था तो उसने लिया नहीं, तो उसने कहा था गुल खिले तो शायद लोगी। ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये होता है कि पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, तो फिर सैयद वंश आया, से सैयद वंश आया, उसके बाद फिर लोधी वंश आया। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है आपसे कि बताइए कौन कौन से क्रम जो है सल्तनत काल के हैं, जो कि सीक्वेंस में आपको लगाना रहता है। फिर इसके संस्थापक जो आता है, संस्थापक वो आता है जैसे कुत्ता जल गया, कुत्ता जल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुत्ता जल यहाँ पर गया, ठीक है। और खीर, खीर बह गई, ठीक है, खीर बह गई। तो आप इसको सोचिए थोड़ा सा। कुत्ता मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक, जल मीन्स जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक, और खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक, बह से बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक। तो कुत्ता जल गया और खीर बह गई, तो खीर बनी थी और वहाँ जाके कुत्ता पहुँच गया और कुत्ते ने खीर गिरा दी, तो कुत्ता जल गया और खीर बह गई। तो ऐसे कुछ भी सोच के आप थोड़ा सा इसके कहीं एक बार लिख लीजिएगा और फिर आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। इस ट्रिक में आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 4-5 ये जो हैं वो बन जाएंगे कि किसका कौन सा वो है, और फिर अरेंज करने में आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो आपको पता ही होगा कि हुमायूं क्या दीन पनाह के भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पोल ने इस चीज़ को कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। कभी कभी इसका कथन पूछ लिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो शाहजहाँ ही था। शाहजहाँ ने ही लाल किला बनवाया था और वहीं पर इसकी स्थापना भी करवाई थी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, शाहजहाँ ने 1648 में बनवाया था, ठीक है। शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है, एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया गया था, जिसे लाल किला कहते हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर से बना है इसलिए लाल किला। 1648 ध्यान देना, ठीक है, 1648। अपना 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ये 1648 में लाल किला बना था। याद रखना, उससे रिलेट करके थोड़ा 48, 47, 16। तो इसी किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी यहाँ पर है कि पीछे की दीवार में एक कोष्ठ जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा गया था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, ठीक है। तख्ते ताउस भी कहते हैं इसको, मयूर सिंहासन भी कहते हैं। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष नीचे, ठीक है, पुनपुन यानी निरंजना नदी के तट पर बोधगया में, जिसे उरुबेला कहते थे उस समय पर, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बेलगाम में की अध्यक्षता की थी, ये तो आपको पता ही होगा, 1924 में बेलगाम की, जो कि कर्नाटक में है। नया याद हो रहा हो तो गांधी जी की खोपड़ी बेल की तरह थी बेल जिसको, तो बेलगाम ऐसे ही कर लीजिएगा थोड़ा सा, कभी बाल नहीं उगते थे गांधी की खोपड़ी पर, तो आप ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा। कानपुर अधिवेशन 1925 आपको पता होगा, प्रथम भारतीय महिला जिसने जो है सरोजिनी नायडू जहाँ क्या की थी, अध्यक्षता की थी, इसको भी थोड़ा सा याद रखना, पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? उसमें उस समय जब अम्बेडकर और इनका कुछ दिक्कत चल रही थी, तो उस समय ये सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट चल रहा था, तो इसमें जेम्स मैकडोनाल्ड का नाम आता है, पूछ लेता है इसे, सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक घोषणा, सांप्रदायिक अवार्ड ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो 1932 में उस समय चल रहा था पूना पैक्ट भी, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में भी, ये भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या था, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलितों पर भी लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें पूछी गई थी, इसीलिए अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो आपको पता होगा, अल्फ्रेड पार्क अभी भी अपने इलाहाबाद में है।
यहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इस्तेमाल में याद रखना HSRA। ठीक है, के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी षड्यंत्र केस में, जहाँ पर उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन में एक्शन, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र केस को अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, नाम इसका बदल गया है। पुलिस को चकमा दे रहे थे, तो लाहौर षड्यंत्र केस में भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को ही उन्होंने गोली मार लिया था। तो इसको याद रखना, 27 फरवरी, ठीक है, डेट है 1931 में। फिर निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों बड़ी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से आती है। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा को नरमरा याद कर लीजिए, तो नर मरेगा नहीं क्योंकि अमर है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से आता है, कभी भी कन्फ्यूजन में गलत नहीं होगा, याद रहेगा आपको कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। अरब सागर में कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। यह भी पूछा जाता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, और उसके लिए भी ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको पता होगा, कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, उससे क्या लेना देना। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद नागालैंड की जनसंख्या निगेटिव हो गई थी, नागालैंड निगेटिव, आप याद रख पाएंगे ऐसे ही कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जन्म दर कम हो गई थी, बल्कि यहाँ से लोग जो है विस्थापित हो गए थे, चले गए थे दूसरी जगह। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरे स्थान पर मिजोरम है। ठीक है, कभी याद कर लेना, कभी अरुणाचल प्रदेश ना दे तो मिजोरम है दूसरे स्थान पर। सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, नागालैंड 119। तो अगला क्वेश्चन है अपना, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी का उद्गम, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है, जर्मनी का उद्गम डेन्यूब नदी में नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना आप। देखिए डेन्यूब नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये नदी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, यह जर्मनी के काले वन के पहाड़ों से, ब्लैक फॉरेस्ट, क्या कहते हैं उसे, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब नदी। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से दोनाउएसिएशन सिंगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व को बहती हुई डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, डेन्यूब 10 देश से। ठीक है, तो बोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इस चीज़ को आप याद कर पाइएगा कि बोल्गा नदी उत्तर यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और डेन्यूब 10 देशों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आपको पता होगा जनसंख्या के हिसाब से भी और वैसे भी क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया ही सबसे बड़ा है। ठीक, उसके बाद चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? चमेरा बांध चमेरा रावी नदी पर है। चमेरा रावी ऐसे याद कर लीजिएगा, चमेरा रावी। ठीक, चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में है। चंबा जिला रावी में, रावी नदी पर बनाया गया। इस परियोजना के लगभग 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में उपस्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी कोलंबिया में उपस्थित है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका नाम भी नहीं सुने रहेंगे आप, तो सबके लिए ये कठिन होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए ही, कितना भी कोई पढ़ा रहेगा। फिर है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? कौन सा घर है? थोसेघर है। तो थोसेघर महाराष्ट्र में है। ठीक है, थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र में है और कोंकण क्षेत्र में स्थित है ये। ठीक है, 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गांव के पास स्थित है, सतारा शहर से। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत? हाँ, तो इसका राइट आंसर डी है, 90%। उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत 90 है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% लोग रहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 90%। इसको आप याद कर लेना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन थे? ये 14वें राष्ट्रपति थे। इस समय मुर्मू जी 15 हैं। ठीक है, ये याद रखना। 15 नंबर की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उसके बाद याद रखना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ जी, वो 50वें हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखना। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर 5वें वर्ष। ठीक है, वित्त आयोग हर 5वें वर्ष इसका गठन किया जाता है।
और कहाँ है ये 243 में, 243 में आई से इनकम, मान लीजिए इनकम क्या होगा, वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन में वित्त आयोग बनेगा, तो ऐसे आई से इनकम आप याद कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन में जो है 92 वाले में इसका जो है स्थापना की गई थी। भारत के संविधान के डाट के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 1 2 3 करते ही अध्यादेश जारी हो जाता है। संख्या 1 2 3 अध्यादेश जारी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 2 3 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जो शुरू होने तक टाला ना जा सके। ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, तो ये तो 12 है, आपको पता ही होगा। उसके बाद राज्यसभा में टोटल अधिकतम संख्या है 250, लेकिन 245 सदस्य वर्तमान में हैं। ठीक है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, एक शब्द है सरला। ठीक है। संसद 79। ठीक है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। डाट को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। विधानसभा की बात कर रहा है तो यहाँ पर राज्यपाल होगा, अन्यथा राष्ट्रपति होता अगर वो संसद की बात करता तो लोकसभा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार संविधान यानी विधानसभा का सत्र आहूत, सत्र अवसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को है। सत्र आहूत, सत्र अवसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को है, लेकिन स्थगन करने की शक्ति जो है, मान लीजिए कहते हैं कि हंगामा हो जाता है और 2 दिन के लिए विधानसभा स्थगित की जाती है, तो स्थगन जो है अध्यक्ष करता है। लेकिन सत्र अवसान यानी सत्र को खत्म करना और सत्र को आहूत माने बुलाना और या सत्र का विघटन कर देना कि अब होगा ही नहीं, तो ये राज्यपाल करता है। ठीक है। उसके बाद किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा में प्रत्येक सत्र की बैठक, प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है, सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। पहले गान होता है, फिर लास्ट में गीत होती है, इसको याद रखना, पूछ सकता है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नोएडा में। उसमें करंट अफेयर्स का मुद्दा बना हुआ था। 2018 के एटी केरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, वो कोई बात नहीं, करंट का मुद्दा था, इसको हम लोग करंट में देखेंगे सारा। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा माने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ था। ठीक है। 7 स्टार है तो 7 मानक होंगे, सीधी सी बात थी। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए डाट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये तो कॉप कनेक्ट था, COP कॉप कनेक्ट। तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे। 3 क्वेश्चन हो गए। हाल ही में निम्न में से किसको त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया है, तो वो सारा करंट अफेयर्स का है। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है, देखिए NA से नेशनल, B से बैंक, A से एग्रीकल्चर, R से रूरल, D से डेवलपमेंट। इसमें B वाला ऑप्शन सही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तो आपको पता ही होगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई, कब, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह है नाबार्ड का पूरा नाम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई में स्थित है। निम्न देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, तो भारत में ही सबसे ज़्यादा कृषि होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भारत में बेचा जाता है। ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर में, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट कहाँ है, होशियारपुर पंजाब में। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है देख पा रहे होंगे आप, ये भी करंट अफेयर्स का था, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये है अपना 150 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था, तो ये भारत था, है और रहेगा। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना आप, उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर पहुंच गया है, प्रथम पर राजस्थान हो गया है, इसको ध्यान देना। ठीक है। और चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर हो गया है और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र हो गया है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। बाकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए थे आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं अभी तक नहीं किए थे तो आप भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।